चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आज की इस गहन चर्चा में हम इतिहास के एक बहुत ही अहम पन्ने को पलटने वाले हैं। बिल्कुल। और आज का हमारा विषय है दिल्ली सल्तनत का सबसे ताकतवर और शायद सबसे विवादास्पद शासक अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, जिनका शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा। और मैं बता दूं कि ये पूरा विश्लेषण खास तौर पर उन लाखों छात्रों के लिए तैयार किया गया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। सही कहा। जो छात्र एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर सीपीओ और एमटीएस की तैयारी में जुटे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और स्टेनोग्राफर, जेई और फेज एग्जाम्स को भी हम नहीं भूल सकते। हमारा उद्देश्य है कि इस चर्चा से एक बेहतरीन टीचिंग एआई वीडियो बने, इसलिए हम आज कोई भी तथ्य, नाम या तारीख नहीं छोड़ने वाले। बिल्कुल नहीं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारा लक्ष्य सिर्फ तथ्यों को रटना में ही है। हाँ, रटने से काम नहीं चलता परीक्षा में। एकदम सही। हमें उस दौर की राजनीतिक और सैन्य रणनीतियों के क्यों और कैसे को समझना है, तब ये बातें हमेशा के लिए याद रहेंगी। तो बिल्कुल शुरुआत से ही करते हैं। अगर हम अलाउद्दीन के प्रारंभिक जीवन को देखें ना, तो बचपन में उनका नाम अलाउद्दीन नहीं था। जी, उनका बचपन का नाम अली गुरशास्प था। अली गुरशास्प। और जन्म हुआ था 1266 ईस्वी में। उनके पिता का नाम शिहाबुद्दीन मसूद था। लेकिन पारिवारिक रिश्तों की बात करें तो खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी के साथ उनका रिश्ता बड़ा दोहरा सा था। दोहरा रिश्ता मतलब भतीजे भी थे और दामाद भी? बिल्कुल। वो जलालुद्दीन के भतीजे तो थे ही और बाद में उनके दामाद भी बन गए। और उनकी पत्नी का नाम मेहरू था? हाँ, मेहरू, जिन्हें मल्लिकाए जहां की उपाधि मिली हुई थी। और मैं एक बात और जोड़ दूं, वो मलिक संजर की बहन थी। अच्छा, मलिक संजर की बहन। ये पारिवारिक पृष्ठभूमि काफी उलझी हुई थी। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है अलाउद्दीन की भव्य उपाधियां। उपाधियां तो उनकी सच में बहुत बड़ी बड़ी थीं। जैसे सबसे मशहूर उपाधि थी सिकंदर सानी, यानी सिकंदर द्वितीय या दूसरा सिकंदर। वे खुद को विश्व विजेता मानते थे। इसके अलावा उन्हें युग का विजेता यानी विनर ऑफ एरा भी कहा गया। हाँ। और जनता का चरवाहा, हर्ड्समैन ऑफ पब्लिक। हाँ, साथ ही अमीर उल मोमिनीन भी। और एक शुरुआती पहचान के तौर पर उन्हें एक और नाम दिया गया था। जी, वफादारी का कमांडर या कमांडर ऑफ लॉयलिस्ट्स। ये उपाधियां सुन के ही उनकी महत्वाकांक्षा का अंदाजा लग जाता है। तो फिर उनका राज्याभिषेक कब हुआ? राज्याभिषेक की तारीख थी 26 अक्टूबर 1296 ईस्वी। 1296। और ये कहाँ हुआ था? ये दिल्ली के लाल महल में हुआ था। वही लाल महल ना, जिसे बलबन ने बनवाया था। बिल्कुल सही। और राज्याभिषेक के तुरंत बाद अलाउद्दीन ने एक बहुत ही कूटनीतिक कदम उठाया। क्या कदम? उन्होंने अपनी पुरानी कड़ा की जागीर एक बहुत ही भरोसेमंद व्यक्ति को सौंप दी। उनका नाम था अला उल मुल्क। और ये अला उल मुल्क कोई और नहीं बल्कि मशहूर इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बरनी के चाचा थे। अरे वाह, ये तथ्य तो परीक्षा के लिए एकदम सटीक है। अब अगर हम अलाउद्दीन की असली ताकत की बात करें तो वो उसकी सेना थी, है ना? निसंदेह अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने एक स्थायी सेना यानी परमानेंट आर्मी का गठन किया। उससे पहले स्थायी सेना नहीं होती थी। नहीं, जरूरत पड़ने पर ही सैनिक इकट्ठे किए जाते थे। लेकिन अलाउद्दीन के पास सल्तनत काल की सबसे विशाल सेना थी। इतनी बड़ी सेना को संभालने के लिए कोई मंत्री भी तो चाहिए होगा। बिल्कुल। इसीलिए उसने सेना की भर्ती और व्यवस्था के लिए एक नया पद बनाया, आरेज़े मुमालिक। आरेज़े मुमालिक यानी सैन्य मंत्री। जी। और इस सेना को नेतृत्व देने के लिए अलाउद्दीन के पास 4 स्तंभ थे, उसके 4 महान सेनापति। चलिए इन चारों के काम और उनके क्षेत्रों को समझते हैं। सबसे पहले थे जफर खां। जफर खां को उत्तर पश्चिम की जिम्मेदारी दी गई थी। उनका मुख्य काम था मंगोल विजय, यानी मंगोलों के लगातार हमलों से सल्तनत की रक्षा करना। और दूसरे थे उलुग खां। हाँ, उलुग खां और उनके साथ तीसरे सेनापति नुसरत खां, इन दोनों को मुख्य रूप से उत्तर भारत के अभियानों का जिम्मा सौंपा गया था। और चौथे, जिनके बिना अलाउद्दीन की कहानी अधूरी है, मलिक काफूर। बिल्कुल, मलिक काफूर दक्षिण भारत के अभियानों का मुख्य नेतृत्व करता था। तो अब जरा इन उत्तर भारत के अभियानों को साल दर साल देखते हैं। सबसे पहले 1297 ईस्वी में गुजरात अभियान हुआ। हाँ, उस समय गुजरात के शासक राजा कर्णकेव थे। और उनकी पत्नी का नाम कमला देवी था। इस हमले की रणनीति क्या थी? मैंने सुना है कि ये एक 2 तरफा हमला था। सही सुना आपने। उलुग खां सिंध की तरफ से आगे बढ़े और नुसरत खान दिल्ली की तरफ से। एकदम सही। इस घेराबंदी के कारण राजा कर्णदेव की हार हुई
और इसके बाद कमला देवी को दिल्ली लाया गया, जहां अलाउद्दीन ने उनसे शादी कर ली। और फिर उन्हें भी मल्लिका जहां की उपाधि दी गई। बिल्कुल, लेकिन इस गुजरात अभियान की सबसे महत्वपूर्ण घटना कुछ और ही थी। हाँ, यहीं से नुसरत खान ने एक व्यापारी से एक गुलाम खरीदा था। जी, उस व्यापारी का नाम ख्वाजा था और उस गुलाम का नाम था मलिक काफूर। और उसे खरीदने की कीमत थी 1000 दिनार। इसीलिए उसे इतिहास में 1000 दिनारी भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है ये। अब आते हैं 1301 ईस्वी के रणथंबोर अभियान पर। रणथंबोर के शासक तब हमीर चौहान थे ना? हाँ, और उनकी पत्नी रंग देवी थीं, जिन्होंने इस युद्ध के दौरान राजपूती परंपरा के अनुसार जौहर किया था। ये अभियान अलाउद्दीन के लिए भी भारी पड़ा था। भारी तो पड़ा था, क्योंकि इस घेराबंदी में उसका मुख्य सेनापति नुसरत खां मारा गया था। ओहो, रणथंबोर की अहमियत को समझना भी जरूरी है। ये केवल अलाउद्दीन की जिद नहीं थी। बिल्कुल नहीं। अगर हम रणनीतिक निरंतरता देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर इल्तुतमिश और फिर अलाउद्दीन खिलजी तक सबने राजपूताना के किलों की सामरिक अहमियत को समझा था। सही बात है। और फिर 1303 ईस्वी में हुआ सबसे चर्चित हमला, चित्तौड़गढ़ का अभियान। जी, यहाँ ऐतिहासिक तथ्यों और साहित्यिक स्रोतों के बीच फर्क समझना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि कहानियां बहुत सी हैं। अगर ठोस तथ्यों पर जाएं, तो उस समय वहां के शासक राणा रतन सिंह थे। और उनकी रानियां थी ना, नागमती और पद्मिनी। रानी पद्मिनी मूल रूप से सिंघल प्रदेश की राजकुमारी थीं। और इसी युद्ध में गोरा और बादल की बहादुरी का जिक्र आता है। बिल्कुल, गोरा और बादल राणा रतन सिंह के सेनापति थे। लेकिन अगर हम साहित्यिक स्रोत की बात करें ना, तो वो है पद्मावत। हाँ, पद्मावत, जिसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। और ये 1540 ईस्वी में लिखी गई थी। 1540 ईस्वी, परीक्षा के लिए ये साल बहुत जरूरी है। हाँ, अच्छा, चित्तौड़ जीतने के बाद अलाउद्दीन ने क्या किया? उसने चित्तौड़ का नाम बदल दिया। अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर उसका नया नाम रखा खिजराबाद। और खिज्र खां को ही वहां का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जी, हालांकि ये कब्जा हमेशा नहीं रहा। 1318 आते आते चित्तौड़ फिर से स्वतंत्र हो गया था। इसके अलावा उत्तर भारत में कुछ और छोटे लेकिन अहम अभियान भी हुए, जैसे 1305 ईस्वी में मालवा का अभियान, जहां के शासक महलक देव थे। फिर 1308 में शिवाना का अभियान, जिसके शासक शीतल देव थे। और 1311 ईस्वी में जालौर का अभियान, जहां कान्हड़ देव को हराया गया। तो ये तो हुई उत्तर भारत की बात। अब रुख करते हैं दक्षिण भारत का। मुझे लगता है कि दक्षिण के अभियानों का मकसद बिल्कुल अलग था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दक्षिण भारत के अभियानों का मुख्य उद्देश्य राज्य का विस्तार करना नहीं था। तो क्या सिर्फ धन लूटना था? धन लूटना और वहां के राजाओं से अधीनता स्वीकार करवाना। अलाउद्दीन जानता था कि दक्षिण पर सीधे शासन करना मुमकिन नहीं है। और इस पूरे अभियान का नेतृत्व किया मलिक काफूर ने। हाँ, शुरुआत हुई महाराष्ट्र के देवगिरी से। वहां के शासक रामचंद्र देव थे और उनके बेटे का नाम सिंघन था। यहाँ तो एक से ज्यादा बार हमले हुए थे ना? जी, पूरे 3 बार। 1296 में खुद अलाउद्दीन ने सुल्तान बनने से पहले हमला किया था। फिर 1307 और 1311 में मलिक काफूर ने। और एक अचरज की बात यह है कि रामचंद्र देव हारने के बाद में मलिक काफूर की मदद करने लगे थे। दक्षिण के अन्य विजय अभियानों में उन्होंने काफूर का साथ दिया। ये तो गजब की कूटनीति थी। खैर, 1309 ईस्वी में तेलंगाना यानी वारंगल का अभियान हुआ। वहां के शासक प्रतापरुद्र देव द्वितीय थे। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प शब्द आता है, इंपीरियल क्रिम्सन। इंपीरियल क्रिम्सन, हाँ, ये क्या था? ये एक गहरा लाल रंग था जो सुल्तान की संप्रभुता का प्रतीक था। जब दक्षिण के शासक हार मान लेते थे तो वे प्रतीकात्मक रूप से इस इंपीरियल क्रिम्सन के नीचे आकर अधीनता स्वीकार करते थे। अच्छा, मतलब समर्पण का प्रतीक। हाँ। फिर 1310 ईस्वी में होयसल साम्राज्य पर हमला हुआ, जिसकी राजधानी द्वार समुद्र थी और शासक थे वीर बल्लाल। और 1311 में पांड्य शासकों पर हमला हुआ, जो मदुरई में था। यहाँ की कहानी तो सबसे अजीब है। वहां सुंदर पांडे और वीर पांडे नाम के 2 भाइयों के बीच सत्ता का विवाद चल रहा था। और मैंने सुना है कि उन्होंने खुद मलिक काफूर से मदद मांग ली थी। बिल्कुल, आपसी लड़ाई में उन्होंने खुद अलाउद्दीन की सेना को बुलावा दे दिया। अपने ही घर में दुश्मन को बुला लिया। और इन सब का नतीजा क्या निकला? खजाना। और कैसा खजाना? दक्षिण से मिली इस अकूत संपत्ति का कोई हिसाब नहीं था।
जो आंकड़े हमारे पास है वे वाकई हैरान करते हैं। 96,000 मन सोना जी हाँ, 96,000 मन सोना, इसके अलावा 20,000 घोड़े और 612 हाथी भी लूट कर दिल्ली लाए गए थे। इसी अपार धन ने अलाउद्दीन की उस विशाल स्थायी सेना का खर्च उठाया। तो परीक्षा की दृष्टि से एक त्वरित पुनरावृत्ति कर लेते हैं ताकि छात्रों के दिमाग में सब कुछ सेट हो जाए। बिल्कुल। सबसे पहले उपाधि याद रखनी है, सिकंदर सानी। सैन्य सुधारों में स्थायी सेना और आरिज़ ममालिक का नया पद, दक्षिण विजय का नायक और 1000 दिनारी मलिक कफूर। और साहित्य में पद्मावत, जिसे 1540 में मलिक मोह जायसी ने लिखा। एक और जरूरी बात जो स्थापत्य या वास्तुकला से जुड़ी है। हाँ, इमारतें। अलाउद्दीन खिलजी ने वास्तुकला के क्षेत्र में भी योगदान दिया था। उसने दिल्ली में अलाई दरवाजा बनवाया था। अलाई दरवाजा, और कोई किला भी था ना? हाँ, सीरी का किला। ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अहम था। ये दोनों वास्तुकला के सवाल अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये विस्तृत चर्चा एक मजबूत नींव बनेगी। हमारे ऐतिहासिक स्रोतों में दी गई कोई भी जानकारी, चाहे वो जजिया कर हो या सत्ता संघर्ष के दौरान लगाए गए ऐतिहासिक नारे, उन्हें पूरी तरह से निष्पक्ष और ऐतिहासिक तथ्य के रूप में ही प्रस्तुत किया जाएगा। एकदम सही। हमारा उद्देश्य किसी विचारधारा का विश्लेषण करना नहीं है, बल्कि विशुद्ध रूप से वो तथ्यात्मक ज्ञान प्रदान करना है जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अनिवार्य है। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत सबसे बड़े बदलाव से करते हैं, यानी सैन्य और भूमि सुधार। उस दौर में सेना का पूरी तरह से आधुनिकीकरण किया गया और सबसे बड़ा कदम था एकता प्रथा को जड़ से समाप्त करना और सैनिकों को नकद वेतन देना। हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम इस फैसले की गहराई में जाएं, तो ये सिर्फ वेतन देने का तरीका बदलना नहीं था, बल्कि पूरी सत्ता का स्वरूप बदलना था। देखिए, ये एक बेहद क्रांतिकारी कदम था। इसे समझने के लिए हमें पुरानी व्यवस्था को देखना होगा। एकता प्रथा में सुल्तान अपने सैनिकों या अधिकारियों को काम के बदले जमीन के बड़े टुकड़े दे दिया करते थे, जिन्हें एकता कहा जाता था। राइट। हाँ। वे अधिकारी उस जमीन से लगान वसूलते थे और अपना खर्च निकालते थे। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये था कि जमीन पाकर वे अधिकारी स्थानीय स्तर पर बहुत शक्तिशाली हो जाते थे और फिर केंद्र के खिलाफ ही विद्रोह कर देते थे। हाँ, बिल्कुल। तो एकता को खत्म करके और सीधा नकद वेतन देकर अलाउद्दीन ने एक झटके में उनकी सत्ता छीन ली। अब हर एक सैनिक अपनी आजीविका के लिए सीधे सुल्तान पर निर्भर था। मतलब केंद्र के प्रति वफादारी पक्की हो गई और सेना को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए भ्रष्टाचार को रोकना भी तो जरूरी था। यहीं पर दो बेहद दिलचस्प प्रथाएं सामने आती हैं, दाग और हुलिया, जो कि उस समय का एक तरह का बायोमेट्रिक सिस्टम था। हाँ, दाग प्रथा के तहत सेना के हर अच्छे घोड़े के शरीर पर एक शाही मोहर दाग दी जाती थी और हुलिया के तहत सेना के हर जवान का पूरा शारीरिक विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जाता था। ये व्यवस्था इसलिए लाई गई क्योंकि उस दौर में सेना के अंदर एक बहुत बड़ा घोटाला चलता था। निरीक्षण के दिन सैनिक अक्सर किराए के अच्छे घोड़े दिखा देते थे और युद्ध के समय कमजोर घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। कई बार तो एक ही अच्छे घोड़े को कई सैनिक अपना बताकर वेतन उठा लेते थे। सही कहा। दाग प्रथा ने इस अदला बदली को हमेशा के लिए रोक दिया। जिस घोड़े पर मोहर लग गई उसे बदला नहीं जा सकता था। और हुलिया प्रथा ने ये तय कर दिया कि जो सैनिक रजिस्टर में दर्ज है वही वेतन लेने आए और वही युद्ध में भी जाएं। मंगोल आक्रमणों के उस खतरनाक दौर में ना साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एक विशाल और भ्रष्टाचार मुक्त सेना का होना कोई विकल्प नहीं था, ये एक मजबूरी थी। सैन्य सुधारों के साथ साथ भूमि सुधारों ने भी पूरी व्यवस्था को बदल दिया। जमीन की माप के लिए एक नई इकाई की शुरुआत की गई जिसे बिस्वा कहा गया। और दिलचस्प बात यह है कि आज भी भारत के कई ग्रामीण हिस्सों में जमीन मापने के लिए बिस्वा शब्द का आम इस्तेमाल होता है, जो इसी विश्वा का ही रूप है। हाँ, और इस माप प्रणाली को पूरे साम्राज्य में सख्ती से लागू करने के लिए एक विशेष आधिकारिक आदेश जारी किया गया था जिसे जबीता कहा जाता था। ये जबीता वाला प्रश्न परीक्षाओं में सीधे तौर पर पूछा जाता है, छात्रों को ये याद रखना चाहिए। बिल्कुल। जबीता का मूल अर्थ ही है नियम या तयशुदा पैमाना। इसके जरिए हर खेत की सटीक पैमाइश की गई ताकि कोई भी जमींदार अपनी जमीन का आकार छिपाकर भू राजस्व देने से बच ना सके। जमीन और राजस्व की इस बात से हम स्वाभाविक रूप से कर प्रणाली की तरफ बढ़ते हैं। परीक्षा की दृष्टि से 3 प्रमुख करों का उल्लेख बार बार आता है। पहला कर था घरी, जो कि मकान कर या गृह कर था। दूसरा था चराई, जो दुधारू पशुओं और चरागाहों पर लगने वाला कर था। और तीसरा था जजिया,
ये तीनों कर राज्य की आय के बहुत बड़े स्रोत बन गए थे। लेकिन इन करों से भी ज्यादा चौंकाने वाला पहलू था भू राजस्व, यानी खराज का नया गणित। अलाउद्दीन ने खराज की दर को बढ़ाकर कुल उत्पादन का 50% कर दिया था। मतलब एक किसान अपने खेत में जो भी अनाज उगाएगा, उसका आधा हिस्सा उसे राज्य को सौंपना होगा। हाँ, अगर हम आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये किसानों पर बहुत बड़ा बोझ था, लेकिन उसे अपनी विशाल सेना का वेतन चुकाने के लिए एक बहुत बड़े खजाने की आवश्यकता थी। तो ये राजस्व का बोझ सीधे तौर पर सैन्य खर्चों को पूरा करने के लिए था, और खजाना भरने की ये भूख केवल किसानों तक सीमित नहीं थी। युद्ध में लूटे गए धन पर लगने वाला कर, जिसे खुम्स कहा जाता था, उसमें भी बड़ा बदलाव किया गया। पहले की व्यवस्थाओं में युद्ध की लूट का बड़ा हिस्सा सैनिकों को मिलता था, लेकिन अलाउद्दीन ने नियम बदल दिया। हाँ, नए नियम के अनुसार खुम्स में राज्य का हिस्सा 80% यानी 4/5 कर दिया गया, जबकि सैनिकों के लिए केवल 20% यानी 1/5 हिस्सा ही छोड़ा गया। इस एक फैसले ने पूरी सेना के मनोविज्ञान को बदल कर रख दिया। वो कैसे? देखिए, अगर आप सैनिकों को लूट का बड़ा हिस्सा देते हैं तो वे लुटेरों की तरह सोचने लगते हैं। उनके पास अपार धन आ जाता है, जिससे वे शक्तिशाली होकर भविष्य में राज्य के लिए ही खतरा बन सकते हैं। अच्छा, तो खुम्स में राज्य का हिस्सा 80% करने के पीछे की सोच ये थी कि सैनिकों को अमीर होने से रोका जाए? बिल्कुल, और उन्हें पूरी तरह से अपने मासिक नकद वेतन पर निर्भर रखा जाए। ये सत्ता के पूर्ण केंद्रीकरण का एक क्रूर उदाहरण था। ये साफ है कि वो अर्थव्यवस्था के हर हिस्से को कस रहा था, और ये कड़ा नियंत्रण हमें उसके शासन के सबसे प्रसिद्ध अध्याय की ओर ले जाता है, बाजार नियंत्रण प्रणाली, जिसका मुख्य उद्देश्य सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें एक निश्चित स्तर पर निर्धारित करना था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि बाजार में कीमतें पूरी तरह से स्थिर रहीं, उनमें कोई उतार चढ़ाव नहीं आया। ये मध्यकालीन इतिहास का एक बहुत बड़ा आर्थिक चमत्कार माना जाता है। जब आप एक बहुत बड़ी सेना को नगद वेतन देते हैं तो सबसे बड़ा दुश्मन महंगाई होती है। हाँ, अगर बाजार में अनाज या कपड़ों की कीमत बढ़ गई तो सैनिकों का वेतन कम पड़ने लगेगा, और फिर सैनिक या तो विद्रोह करेंगे या वेतन बढ़ाने की मांग करेंगे। इसलिए वेतन बढ़ाने के बजाय उसने सुई से लेकर हाथी तक हर चीज की कीमत तय कर दी। अगर कोई व्यापारी तय कीमत से 1 पैसा भी ज्यादा मांगता तो उसे खौफनाक सजा दी जाती थी। और ऐतिहासिक स्रोतों की बात करें तो इस पूरी व्यवस्था का विस्तृत विवरण इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी की प्रसिद्ध पुस्तक तारीख-ए-फिरोजशाही में मिलता है। परीक्षार्थियों के लिए ये नाम और पुस्तक दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण है। इतने बड़े बाजार को बिना आधुनिक तकनीक के नियंत्रित करना अचंभे की बात है। इसके लिए एक पूरा प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया था। इस व्यवस्था का जो सर्वोच्च विभाग था उसे दीवाने रियासत कहा गया, जो कि पूरे बाजार नियंत्रण का मुख्यालय था। और इन अधिकारियों के नाम परीक्षाओं में अक्सर सुमेलित करने के लिए आते हैं। बाजार के मुख्य अधिकारी को शहनाए मंडी कहा जाता था, जिसका काम ये देखना था कि कीमतें तय दर पर ही रहें और कालाबाजारी ना हो। दूसरा महत्वपूर्ण अधिकारी था नाजिर, जो नापतोल का अधिकारी था। इसका काम था कि कोई व्यापारी कम तोलकर धोखा ना दे। और तीसरा विभाग था सराय उदिल, जो न्याय और निर्मित वस्तुओं जैसे कपड़े आदि का बाजार देखता था। अगर हम आज की आधुनिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली या राशन की दुकानों को देखें ना, तो उसकी वैचारिक जड़ें इसी बाजार नियंत्रण प्रणाली में दिखाई देती हैं। बाजार के अलावा कुछ अन्य प्रशासनिक सुधार भी थे, जैसे शराब और अन्य मादक पदार्थों पर सख्त रोक लगा दी गई। सिक्कों पर पहली बार तारीख लिखने की प्रथा शुरू हुई, और संचार व्यवस्था को तेज करने के लिए एक सुव्यवस्थित डाक प्रथा का भी आरंभ किया गया। शराब पर प्रतिबंध के पीछे भी एक राजनीतिक उद्देश्य था ना? बिल्कुल। शासक का मानना था कि जब बड़े, अमीर और सैन्य अधिकारी शराब की महफिलों में बैठते हैं तो वे नशे में सत्ता के खिलाफ साजिशें रचते हैं। इसलिए उसने महफिलों और शराब दोनों पर पाबंदी लगा दी। और साजिशों को कुचलने के लिए एक मजबूत गुप्तचर विभाग बनाया गया। आधिकारिक गुप्तचरों को बरीद कहा जाता था और वेश बदलकर रहने वाले मुखबिरों को मुन्हिस कहा जाता था। इनकी पहुंच इतनी गहरी थी कि अमीर अपने ही घरों में जोर से बात करने से डरते थे। इस पूरे प्रशासन को चलाने के लिए 4 प्रमुख केंद्रीय विभाग स्थापित किए गए थे। परीक्षाओं के लिए इन्हें याद रखना जरूरी है। पहला विभाग था दीवाने विजारत, जो वित्त और राजस्व का काम देखता था। दूसरा था दीवाने आरिज, जो सबसे महत्वपूर्ण सैन्य विभाग था। तीसरा विभाग था दीवाने रसालत, जिसका काम विदेशी मामलों और कूटनीति को संभालना था। और चौथा, जिसकी हमने अभी चर्चा की,
वो था दीवाने रियासत, यानी बाजार नियंत्रण विभाग। प्रशासन के अलावा वास्तुकला में भी कई महत्वपूर्ण निशान छोड़े गए। इनमें सबसे प्रमुख है दिल्ली स्थित सीरी का किला, जो कि मंगोल आक्रमणों से साम्राज्य को बचाने के लिए बनाई गई एक सैनिक छावनी थी। इसके अलावा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी द्वार के रूप में अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया गया। और हौज़ अलाई, जिसे आज हम हौज़ खास के नाम से जानते हैं, साथ ही जमयत खाना मस्जिद और हज़ारे अम्बा महल, यानी 1000 खंभों वाला महल भी इसी काल के उदाहरण हैं। वास्तुकला के ये प्रश्न परीक्षाओं के कला और संस्कृति खंड में अक्सर पूछे जाते हैं। लेकिन इतिहास का एक अटल नियम है कि कोई भी शासक अमर नहीं होता। अंततः 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि मृत्यु का कारण जलोदर रोग था, जिसे एसाइटिस डिजीज कहा जाता है। यहीं पर एक बहुत ही शानदार वैश्विक संदर्भ सामने आता है। जब भारत में यह प्रशासन अपने चरम पर था, ठीक उसी समय इटली के वेनिस से मशहूर यात्री मार्को पोलो भारत आया था। हाँ, उनकी पुस्तक द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो में इस दौर का जिक्र मिलता है। भारतीय इतिहास को इस तरह वैश्विक घटनाओं से जोड़कर देखना विश्लेषणात्मक समझ विकसित करता है। बिल्कुल। अब मृत्यु के बाद जो हुआ वो सबसे नाटकीय हिस्सा है, उत्तराधिकार का संघर्ष। जिस शासक ने हर चीज पर नियंत्रण रखा था, उसकी आंखें बंद होते ही पूरी व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह गई। सत्ता मलिक काफूर के हाथों में आई, लेकिन वह केवल 36 दिन शासन कर सका। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन 36 दिनों के भीतर ही बाजार की सारी कीमतें अचानक बेकाबू होकर आसमान छूने लगीं। ये इस बात का प्रमाण है कि पूरी बाजार नियंत्रण प्रणाली केवल खौफ पर टिकी हुई थी। खौफ खत्म हुआ और व्यवस्था गिर गई। उसके बाद सत्ता मुबारक शाह खिलजी के हाथों में आए, जिसने 1316 से 1320 तक शासन किया। वो मात्र 18 वर्ष का था और गद्दी पर बैठते ही उसने लोकप्रियता हासिल करने के लिए सारे कठोर कानूनों को रद्द कर दिया और 20,000 कैदियों को रिहा कर दिया। ये पिछली नीतियों से बिल्कुल एक यू टर्न था। इसी मुबारक शाह के शासनकाल की एक घटना 1318 का देवगिरी अभियान था, जहां राजा हरपाल देव थे। ऐतिहासिक स्रोतों में देवल रानी का संदर्भ भी इसी कालखंड से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये लापरवाही ज्यादा दिन नहीं चली। सत्ता का खेल अंतिम शासक खुसरो खान तक पहुंचा, जो मुबारक शाह का करीबी था। महत्वाकांक्षा में आकर खुसरो खान ने मुबारक शाह की हत्या कर दी और सत्ता पर कब्जा कर लिया। लेकिन वो केवल 4 से 5 महीने ही टिक सका और खिलजी वंश का अंतिम शासक बनकर इतिहास में सिमट गया। तो इतने कम समय में इतने शक्तिशाली वंश का पूर्ण पतन कैसे हो गया? देखिए, खुसरो खां के सत्ता हथियाते ही साम्राज्य के पुराने वफादारों में भारी असंतोष फैल गया। एक बड़ा सैन्य गुट तैयार हो गया, जिसका नेतृत्व दीपालपुर के गवर्नर गाजी मलिक ने किया। ऐतिहासिक स्रोतों में दर्ज है कि गाजी मलिक ने इस्लाम खतरे में है का ऐतिहासिक नारा दिया था। ये नारा सत्ता पलटने के लिए एक प्रभावी हथियार साबित हुआ। खुसरो खां की हार हुई, उसकी हत्या कर दी गई और गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की। सेना को नकद वेतन देने से लेकर तुगलक वंश की स्थापना तक का ये घटनाक्रम सच में महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये जानना जरूरी है कि आज हमने हर विभाग, हर कर व्यवस्था को गहराई से टटोला है। इतिहास केवल बीते हुए कल की कहानी नहीं है। आज के इस सत्र को मैं गहरे विचारणीय प्रश्न के साथ समाप्त करना चाहूंगा। बिल्कुल, बताइए। हमने देखा कि बाजार को नियंत्रित करने के लिए शहना-ए-मंडी था और सूचनाओं के लिए बरीद और मुन्हिस जैसे गुप्तचर थे। जरा आधुनिक दुनिया की तरफ देखिए। क्या आज की बड़ी तकनीकी कंपनियां जो हमारी हर गतिविधि ट्रैक करती हैं, वे आधुनिक युग के दीवाने रियासत नहीं हैं? क्या बहुत ही दिलचस्प तुलना है। क्या हमारे फोन ही आज के मुन्हिस और बरीद बन चुके हैं जो हमारी हर बात सुन रहे हैं? ये सोचने वाली बात है कि जिस शासक ने इतना माइक्रो मैनेजमेंट किया, उसका साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह क्यों ढह गया? क्या अत्यधिक केंद्रीकरण हमेशा अपने विनाश के बीज बोता है? ये एक बेहद शानदार और सोचने पर मजबूर कर देने वाला नजरिया है, जो मध्यकालीन इतिहास को सीधे आज की सदी से जोड़ देता है। हम चाहेंगे कि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हमारे सभी श्रोता इस ऐतिहासिक पहेली पर स्वयं विचार करें। बिल्कुल। इसी के साथ हम आज के इस विस्तृत और ज्ञानवर्धक गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और अपनी परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए हमेशा तैयार रहिए।